ओम शांति। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो वर्कशॉप बेस्ड है। तो वर्कशॉप तो सभी जानते हैं, बाबा मुरलियों में भी कहते हैं वर्कशॉप करो। तो हम करते हैं वर्कशॉप सेंटर्स पे, कभी कराते हैं वर्कशॉप। तो कैसे कराते हैं? सब्जेक्ट लेकर फिर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हाँ जी। तो वर्कशॉप के 2-3 तरीके हो सकते हैं, और ये जैसे यूजुअली अगर आप एक सिंगल प्रोग्राम रख रहे हैं, एक सिंगल सेशन रखते हैं, तो उसको अधिकतर करके वर्कशॉप कम बोला जाता है। लेकिन जैसे अगर आपने आधे दिन का प्रोग्राम रखा, उसको आप वर्कशॉप का रूप दे सकते हैं। क्योंकि वर्कशॉप ऐसे किसको कहते हैं दुनिया में, जैसे आपका कहीं पे कारपेंट्री का काम होता है, उसको वर्कशॉप कहते हैं। जहाँ कुछ काम हो रहा है, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है ना, जहाँ पे इस प्रकार का जैसे स्मिथी है, कारपेंट्री है, वेल्डिंग है, तो दुनिया में इनको वर्कशॉप कहा जाता है। इवन इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये लोग जब प्रैक्टिकली अपना कोई काम ऐसे करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको वर्कशॉप कहा जाता है। तो वर्कशॉप का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा हो, जहाँ पे किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग हो रही है, उसको तराशा जा रहा है, उसको यूजुअली वर्कशॉप कहा जाता है। तो अगर हम एक सिंपल सेशन रख रहे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं फ्लायर्स बनाते हैं ना कोई प्रोग्राम का, तो उसमें कई बार प्रोग्राम कुछ और होता है लेकिन लिखा फ्लायर में कुछ और होता है। तो हम भले अपने लेवल पे कुछ भी नाम दें, लेकिन जब हम दुनिया वालों को बुलाते हैं तो उनको पता होता है सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, सिंपोजियम क्या है, डायलॉग क्या है, वर्कशॉप क्या है। इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो कई बार हम वर्कशॉप स्टाइल में नहीं करा रहे होते, लेकिन हमने उसको नाम वर्कशॉप दिया होता है। तो वो आएंगे और जो भी चलेगा उनको अच्छा ही लगेगा बाबा के घर में, लेकिन वो शब्द सुन करके, पढ़ करके वो कुछ और अपने माइंड में एक इमेज लेकर के आए होते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कुछ और। तो इसलिए हम जो भी तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करें, उसमें हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर उसमें वर्कशॉप जैसा कुछ हमने कंपोनेंट रखा है तो हम उसको वर्कशॉप करें। तो अगर हमने 1 घंटे की कोई टॉक रखी है तो उसको हम सेमिनार नहीं बोल सकते, उसको हम वर्कशॉप भी नहीं बोल सकते, उसका अलग फॉर्मेट होता है ना। लेकिन आधे दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम उनसे कुछ निकलवा रहे हैं, टास्क दे करके उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ उनसे करवा रहे हैं मनन चिंतन, तो उसको हम वर्कशॉप नाम दे सकते हैं। तो वर्कशॉप जो होती है, इसके अंदर 2-3 प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप, जिसमें हम ग्रुप्स डिवाइड नहीं करते, लेकिन हम हर एक व्यक्ति को कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसमें वो अपना ही मनन चिंतन करके अपने अंदर ही कुछ वर्क करता है। तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप, यानी कि वो अपने अंदर जाकर के ही उस चीज़ को करता है, खोजता है, उसका निर्माण करता है सोल्यूशन का। तो हम उनको कोई टास्क देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं। और एक होता है ग्रुप वर्कशॉप, जैसे बताया, जैसे बाबा भी कहते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो करके एक ग्रुप को एक क्वेश्चन दे दिया, एक ग्रुप को एक क्वेश्चन दे दिया, एक ग्रुप को एक क्वेश्चन दे दिया, उनको उस क्वेश्चन की ऊपर बेस 3 या 4 क्वेश्चंस दे दिए और थोड़ा सा उनको समय दे दिया। वो लोग अपना आपस में डिस्कशन करेंगे ग्रुप्स के अंदर, और फिर हर एक ग्रुप ने जो मंथन किया है वो आकर के सबके बीच में रखेंगे। तो एक के मंथन से सारे ग्रुप्स को लाभ मिल जाएगा। तो ऐसे आपने अगर 10 ग्रुप्स बनाए तो आप 10 सिचुएशंस का मंथन उतने ही टाइम में करवा सकते हैं, और उसके बाद फिर जो हर एक ग्रुप ने मंथन किया है वो आकर के शेयरिंग हो जाएगी सबके बीच में। तो एक का फ़ायदा बाकी सबको मिल गया। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन वाली वर्कशॉप या ग्रुप वर्कशॉप। तो दोनों ही तरीक़ों से हम वर्कशॉप करा सकते हैं। तो अभी हम दोनों तरीके की एक एक वर्कशॉप करेंगे ताकि हमको दोनों का अनुभव हो जाए। एक रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप
और एक ग्रुप वर्कशॉप। तो पहले जब तक सारे लोग नहीं आए हैं तो हम रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि वो हमें इंडिविजुअल करनी है। उसके बाद में ग्रुप वर्कशॉप करेंगे। तो यूजुअली पूरे जो वर्कशॉप सेशन होता है, उस वर्कशॉप सेशन के 3 हिस्से होते हैं। उसको आप 3 प्रकार से 3 हिस्सों में पूरे, अगर 1 घंटा है या 45 मिनट्स है तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वर्कशॉप का कंटेक्स्ट सेटिंग, जिसमें आप बता रहे हैं कि इस वर्कशॉप में वो क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो क्योंकि उनसे करवाने के लिए पहले आपको कुछ इनपुट उनको देना पड़ेगा। बिना इनपुट दिए हम उनसे करवाएंगे तो फिर वो जो उनके माइंड में पहले से है वो उसी पर मंथन करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके जो बातें बता रहे हैं उस दिशा में सोचें, तो वो दिशा थोड़ा सा आपको पहले उनको देनी पड़ेगी। वो दिशा कि वो किस तरह से सोचें इस वर्कशॉप को करते हुए, वो दिशा देना है कंटेक्स्ट सेटिंग। तो दोनों प्रकार की वर्कशॉप में पहले आपको कंटेक्स्ट बताना होगा, फिर उनको थोड़ा समय देना होगा ताकि अब वो वर्कशॉप करें। अगर रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप है तो कम समय में भी हो जाता है, और अगर ग्रुप वाली वर्कशॉप है तो उसमें आपको समय उनको ग्रुप के साइज़ के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अगर ग्रुप का साइज़ जो है वो, अच्छा ग्रुप साइज़ भी क्या होना चाहिए, तो यूजुअली 5 से लेके 10 तक का ये बेस्ट साइज़ माना जाता है, क्योंकि 5 से कम में क्या डिस्कस करेंगे, इतने विचार आएंगे ही नहीं। और 10 से ज़्यादा में हो सकता है समय इतना कम पड़ जाए कि हर एक को बोलने का मौका ही ना मिले। इसलिए 5 से 10 तक के बीच में ये जो रेंज है वो वर्कशॉप के लिए आइडियल साइज़ है। और वर्कशॉप के बाद में फिर लास्ट में होता है शेयरिंग, जिसमें हर एक ग्रुप ने जो वर्कशॉप की है, या अगर हम रिफ्लेक्टिव करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल ने जो वर्कशॉप में निकाला है, तो इंडिविजुअल वर्कशॉप जो होती है रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे बुलवाएं। आप 2-4 लोगों से ऐसी रैंडमली जो उन्होंने वर्कशॉप में निकाला, जो शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप वर्कशॉप के अंदर हमें स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड टाइम रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग कितने ग्रुप हैं, ताकि हर एक ग्रुप को 2-2 मिनट 3-3 मिनट मिल सके और जो उन्होंने ग्रुप में डिस्कशन किया है वो आकर के सबको बता सके। तो यूजुअली ये 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आप उनको दिशा दे रहे हैं कि किस दिशा में उन्हें सोचना है, दूसरे पार्ट में आप उन्हें सोचने दे रहे हैं, और तीसरे पार्ट में जो उन्होंने सोचा है अब वो आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। और यूजुअली जब भी वो शेयरिंग करते हैं तो जो मॉडरेटर होता है वर्कशॉप का, या कोई दूसरा ऑब्जर्वर होता है वर्कशॉप का, वो ऑब्जर्वर या लिसनर वो सब चीज़ों को सुन करके फिर उसके ऊपर फाइनली, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया, सब ने समझ लिया कि ये जो बोला है अब ये सबके लिए सही है। हो सकता है उन्होंने जो मंथन किया उसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, या उसके अंदर कुछ और ऐड करने की मार्जिन हो, कुछ करेक्शन की मार्जिन हो, तो वो जो ऑब्जर्वर या लिसनर होता है वो फिर उन चीज़ों को देख करके समझ करके फिर वो अपने इनपुट्स उसमें अगर देना चाहे तो दे सकता है, अगर उसको लगता है कि मार्जिन है तो दे सकता है। तो ये इस प्रकार से हम लोग वर्कशॉप्स कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप जैसे मैंने बताया, अगर आधे दिन का प्रोग्राम है या 1 दिन का प्रोग्राम है तो ये वर्कशॉप करना अच्छा है। अगर आप 1 सेशन रख रहे हैं या 2 सेशंस रख रहे हैं तो वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अभी तो आपने अपना सुनाने के लिए, उनको बताने के लिए बुलाया है। लेकिन जब आपने बहुत सारा बता दिया और आप चाहते हैं कि अब वो भी कुछ अपना करें, या ग्रुप अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर्स का है, खुद बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप सच में चाहते हैं कि वो भी अपना कुछ बताएं, अपना कुछ भाव रखें, तो फिर हम ये वर्कशॉप करते हैं उसके अंदर। और यूजुअली वर्कशॉप का एक फ़ायदा और भी होता है कि वर्कशॉप के द्वारा कई सारी, जैसे अब मान लीजिए 12 से 1 बजे का टाइम है, थोड़ा नींद वाला टाइम होता है। अगर सुबह 9:30 बजे से चल रहा है तो 12 से 1 तक आते आते 2 सेशंस हो चुके हैं उनके, और थोड़ा सा नींद वाला टाइम हो गया है। आप तीसरा सेशन देना नहीं चाहते उनको, लेकिन उनको उसके आगे भी और भी करना है, तो आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं उस समय पर। धूप है तो आप उनको बाहर भी कुछ नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, आप उनको बैठा करके एंगेज करना है
और कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी से संबंधित उनको ट्रैक पे रखना है, तो ये वर्कशॉप हम उस समय करा सकते हैं। या जैसे ORC में हम लोग फुल डे प्रोग्राम करते हैं, तो फुल डे प्रोग्राम मतलब 9 to 5। अब वो 9 to 5 वाले प्रोग्राम के अंदर लंच करके वो आए हैं, अब लंच करके तुरंत आकर के हम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ सुनाया जाए, 2 से 3 का टाइम, तो हम टॉपिक को ही वर्कशॉप स्टाइल में प्रेजेंट करके उनको देते हैं, ताकि वो हमारा सुने भी, फिर कुछ करे भी, और उसके बाद हम और कुछ उनको इनपुट्स जो उन्होंने किया सोचा उस पर हम उनको कुछ और इनपुट्स दे सकें। तो ये वर्कशॉप एक बहुत अच्छा फिट इन हो जाता है, जिसमें कि हम उनको ट्रैक पे रखते हुए ही थोड़ा सा लेथार्जी या मोनोटोनी या आलस्य को ब्रेक भी कर सकते हैं, और उनको इन्वॉल्व करने का भी ये अच्छा तरीका हो जाता है। तो उस हिसाब से लंबे प्रोग्राम्स के अंदर वर्कशॉप को रखना अच्छा होता है। तो अभी जो हमने ये टॉपिक चूज़ किया है, इसके अनुसार 2 वर्कशॉप हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप करते हैं। तो आप सभी के पास पेपर पेन है? सभी के पास है, या किसी को अगर चाहिए तो अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में आपको दोनों वर्कशॉप में चाहिए, आपको चाहिए तो पीछे जो काउंटर है वहाँ पर देख सकते हैं, पेपर या पेन रखे होंगे। और किसी को चाहिए पेपर पेन? ठीक है, तो ये अभी हम पहले रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप करते हैं। तो अभी जैसे चेंज वाला जो सेशन था, चेंज मैनेजमेंट, उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था, एक तो हाईवे की सड़क और एक हिल स्टेशन वाली सड़क, उसका हमने पूरा समझा था। तो ये उसी इनपुट पर बेस्ड एक वर्कशॉप है। तो इसको आप कभी उस टॉपिक के साथ लिंक करके भी ले सकते हैं, या कभी चैलेंजेस वाला कोई भी आता है, या लर्निंग वाला अगर कोई भी टॉपिक होता है जिसमें कुछ ना कुछ लर्निंग से संबंधित आप बता रहे हैं, तो उसमें भी इसको ले सकते हैं। तो वो जो चीज़ हमने उस दिन डिस्कस की थी उसके बारे में कल, उसी के ऊपर बेस्ड ये वर्कशॉप है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर जो जहाँ पे नीचे रेड डॉट है आप वहाँ पे हैं, और जो ऊपर रेड फ्लैग है वहाँ पे आपको पहुँचना है। ये आपकी लाइफ का हिल है। तो इस लाइफ की हिल में आपने बहुत सारे टर्न्स देखे हैं, इस लाइफ में आपने बहुत सारी जगहों पे आपकी स्पीड स्लो हुई, आपको लगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने फिर भी वो चढ़ाई चढ़ी, और आपको बहुत सारी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन इन द टर्म्स, आपको क्या पता कोई अच्छे लोग उस एक्सपीरियंस में मिल गए जो अभी तक आपके साथ ही हैं, या उस परिस्थिति ने आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो आपको, अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो आप अपने उस गुण को, उस शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। तो हर एक परीक्षा, हर एक लाइफ के टर्न ने हमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन दिया, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। तो आप जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कल, उसी चीज़ को आप कंटेक्स्ट सेटिंग में पहले बता सकते हैं। तो क्योंकि वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, अभी तो हमने कल सुन लिया, तो टाइम सेव करते हुए अभी हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर ग्रुप छोटा है तो आप इसके प्रिंट आउट निकाल करके इस शीट के सबको दे सकते हैं, और अगर ग्रुप बड़ा है तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो अपने नोटपैड पेन में ड्रॉ करें इसी तरह का एक पहाड़ी। आप भी कर सकते हैं अभी। तो ऐसे एक पहाड़ी ड्रॉ करके अज्यूम कीजिए कि आप अपनी लाइफ की जर्नी को फ्लैशबैक में देख रहे हैं। तो जब से आपको याद आता है, जैसे हम जीवन कहानी लिखते हैं उस प्रकार की ही एक्टिविटी है, तो जब से आपको याद आता है बचपन से क्या क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, जो उस समय तो बहुत बड़े थे, लेकिन आज जब आप उनको देखते हैं फ्लैशबैक में, तो आपको समझ में आता है कि उस चैलेंज ने आपके लिए जीवन में कोई ना कोई कल्याण किया है। अगर वो चैलेंज ना आता तो आप ये चीज़ नहीं सीखते, तो आप उस व्यक्ति से नहीं मिलते। तो
नीचे हर एक टर्न पे नीचे आपको लिखना है कि चैलेंज क्या था, और उस रास्ते पर आपको लिखना है, जो लाइन जा रही है, रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे किस रास्ते पे मुझे क्या क्या मिला, और फाइनली ऊपर पहुंच करके मुझे क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई। और उसके बाद फिर अगला चैलेंज आया, तो वो अगला चैलेंज क्या था, उस रास्ते पे मुझे क्या क्या मिला, और अंत में मुझे कैसा लगा। तो अगर 2 चैलेंज आए तो 2 रास्ते बना सकते हैं, 3 आए तो 3 बना सकते हैं। तो आप नीचे से शुरू कीजिए और एक एक करके रास्ता जो जो याद आ रहा है वो लिख करके करते जाइए, जितना भी याद आता है। तो इसमें चैलेंज के बारे में हमें पॉजिटिव बातें सोचनी है कि हर चैलेंज ने हमारे लिए पॉजिटिव क्या किया, सिखाया क्या, मिलाया किससे, हमने उससे प्राप्ति क्या की। ठीक है, तो 10 मिनट काफ़ी है, 10 मिनट काफ़ी है। कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं। ये जो हम लोग जो अभी बाद में ज्वाइन किए हैं उनके लिए रिपीट कर देते हैं कि ये जो अभी हम कर रहे हैं ये एक रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप है। इस रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप में जो आप देख रहे हैं ये एक पहाड़ी है, और जैसे कि एक पहाड़ी में आप नीचे से शुरू करते हैं तो ऊपर तक पहुंचने में कई बार टर्न्स आते हैं, लेकिन हर बार टर्न में आप ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस भी किया। तो ये हमारी लाइफ की पहाड़ी है। इस लाइफ की पहाड़ी में हम अभी बहुत ऊंचे आए हैं और भी ऊंचा हमें जाना है। तो फ्लैशबैक में हम जब लाइफ को देखते हैं तो हम पहले क्या थे, लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए और उस चैलेंज ने मुझे क्या सिखाया, या किस ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो मुझे ऊपर की ओर लेता गया। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं नीचे जो रेड डॉट है वहाँ आपको लिखना है चैलेंज क्या आया। फिर वो जो रास्ता है उस पर आपको लिखना है कि इस चैलेंज को पार करने के लिए उस मार्ग पर मुझे क्या क्या सीखने को, क्या क्या जानने को, किस किस से मिलने को मिला। और अंत में रोड के एंड पर आज के समय पर उस चैलेंज में जो मैंने सीखा उसका रिज़ल्ट क्या है मेरे साथ। फिर उसके बाद अगले टर्न पे अगला चैलेंज, फिर उस चैलेंज ने मुझे क्या सिखाया और आज की डेट में क्या रिज़ल्ट है उसका। फिर तीसरा चैलेंज। ऐसे जितने आपको चैलेंज याद आ रहे हैं उतने आप मार्ग बना सकते हैं और हर मार्ग के लिए आप ये लिख सकते हैं।
हुआ किया? तो इसको हम, हाँ जी जी, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे जिस भी बात को आप उनको क्लियर करना चाहते हैं, जिस भी बात पे आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो अगर आपके पूरे प्रोग्राम में, अगर लंबा प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर मार्जिन है, तो आप उनको 10 मिनट के लिए भी सही, ये तो छोटी सी चीज़ है, 10 मिनट में भी ये हो सकती है। जो ग्रुप वर्कशॉप होती है उसमें टाइम लगता है। तो आपको अगर लंबा, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे 4 घंटे के लिए बुलाया है, अब वो 4 घंटे के लिए, या मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम है, तो 3 घंटे आप ही तो नहीं सुनाते रहेंगे, वो भी सुन सुन करके बोर हो जाएंगे। तो बीच में आप उनसे ऐसी कोई रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप करा सकते हैं, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने ये पॉइंट लिया, ऐसे कोई भी बात पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उनको सिंपल क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से उसको पिक्चर फॉर्म में दिखा देंगे तो उनके लिए वो करना भी सहज हो जाएगा, और फिर जो भी वो करेंगे वो भी पिक्चर का पार्ट है, वो उनको रजिस्टर होगा। तो अभी कोई शेयर करना चाहेंगे? ब्रीफ में कोई शेयर करना चाहेंगे? क्या चैलेंज आया, क्या लर्निंग रही, और आज क्या है उसका रिजल्ट? हाँ आइए, हाँ जी, दीदी भी आएंगे, नेहा बहन भी, भाइयों में से भी कोई आना चाहे तो हाँ आ जाइए, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। तो अभी हम 4 लोगों का सुनेंगे, फिर ग्रुप एक्टिविटी में जाएंगे, ग्रुप वर्कशॉप में जाएंगे। आप इधर आके बैठ सकते हैं तब तक, जब उनका पूरा होगा तो आप आ सकते हैं। एक मिनट, अभी माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन। आपने कई सारे चैलेंज लिखे होंगे, उसमें से कोई भी एक आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम नेहा है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। बहुत अच्छी ये एक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है कि 8th स्टैंडर्ड में मेरे घर में मेरे अंकल की डेथ हो गई थी। तो वो समय पे हम तो छोटे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और कैसे हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके, वो तभी से हमें हमारे अंदर वो आया। और उसके बाद मतलब परिवार के साथ मिल के हाउ लोगों की हम फीलिंग्स कैसे समझ सके, क्योंकि हर एक को तो दुख हुआ है, जो दादा दादी है उनको भी दुख है, पापा को भी दुख है, तो वो एक एक्सेप्टेंस आया। उसके बाद में सेकंड एक चैलेंज आया कि बीकॉम की एग्ज़ाम्स में मेरे को सीए करना था। तो आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन ड्रामा बाबा कहते हैं वैसे एग्ज़ाम पेपर में मेमोरी ब्लैंक हो गया। एक इकोनॉमिक्स की पेपर थी, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस मेरा जो टूटा, और मैंने घर आकर कहा कि मेरे को अभी पढ़ाई करनी ही नहीं है। मतलब वो बहुत बड़ा चैलेंज अपने करियर के लिए था। फिर भी घर वालों ने बताया कि पढ़ो करके, कैसे भी करके जो भी बाकी के पेपर्स थे दिए, और रिज़ल्ट अच्छी आई, पर वो जो पेपर में लिखा नहीं था तो फेल हो गए। तो वापस हमारे अंदर वो आया ही नहीं कि हम फिर से सब पेपर्स देवे। तो मैंने खाली वो पढ़ाई उधर छोड़ के, मतलब एक ही पेपर देकर मैंने बीकॉम क्लियर किया। वही टाइम पे मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया, तो वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर मिले, और वो मेरे घर पे आना हुआ, कोई बीमार हुआ, तो उनको पता चला कि मेरी एम्बिशंस क्या थी, मेरे दादा ने बताया। तो उन्होंने, जैसे यू टर्न लाइफ में आता है ना, कि कोई कोई इसमें अपना यू टर्न आता है, तो दैट पर्सन वाज लाइक अ यू टर्न। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि चलो सीए नहीं होता है तो और कुछ करो। तो मैंने एमकॉम ज्वाइन किया, करेस्पॉन्डेंस किया, और साथ साथ में वो मेरे को एक कंप्यूटर के क्लास में लेके गए कि आप ये करो, आपको काम आएगा। तो मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर और स्टडीज़ किया फर्दर।
उसके बाद में मुझे एक अच्छी जॉब मिली और मैंने वापस मेरा मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया था वो फिर से आया। उसके बाद में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। सो बीकॉम में जब भी आई वांटेड टू गिव अप, अगर वो यू टर्न मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मैं एमबीए नहीं करती। और एमबीए करने के बाद मैंने सोचा कि अभी इंडिपेंडेंट लाइफ में रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वर्किंग और मतलब शादी करके घर संभालो और प्रोफेशन में भी आपको आगे जाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरे 2-3 ऐसे फ्रेंड्स थे, उनको मैं देख रही थी। सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे इंडिपेंडेंटली ही मेरा कुछ करना है। तो बाद में वही दौरान मेरे ऑफिस में एक कलीग थे, तो ही वाज डूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स सेल्फ लैंडमार्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में, दे कैरी आउट लॉट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। तो उसमें मैंने एक छोटा कोर्स किया 7-8 दिन का। देन उन्होंने ऑफ़र किया कि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप एक कोचिंग का भी कोर्स करो। तो मैंने कोचिंग का कोर्स किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप अभी कोच बन जाओ एंड यू क्रिएट द रिजल्ट्स। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था कि मेरे को घर बनाना है खुद के लिए। और जब भी वो प्रोजेक्ट लिया मेरे पास बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं था, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत 80-90s की बात कर रही हूँ कि जब भी जॉब में इतनी कुछ आज के जैसी तनख्वाह नहीं मिलती थी। फिर भी सेविंग करके तभी भी मुझे एक लाइफ में इतना अच्छा यू टर्न आया कि एक मैं जो प्रोजेक्ट लिया था उसके डेडलाइन थी 31 दिसंबर, और मैं 30 दिसंबर में एक घर देखने गई। मैंने बोला ये तो आज का लास्ट डे है, और अगर कोच हो के कोच ही रिज़ल्ट नहीं देगा तो टीम क्या रिज़ल्ट देगी। तो तभी मैं ज्ञान में नहीं थी। तो घर देखने गई तो एक कपल थे, वो दोनों प्रोफेसर्स थे दोनों भवंस कॉलेज में। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी कि मुझे घर क्यों चाहिए। मैंने बोला अभी तो मेरा एक प्रोजेक्ट है ना, इसीलिए मुझे घर चाहिए। तो उनको अच्छा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए भी कोई ऐसे आया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमको घर बेचना है। तो मैंने बोला कि लेकिन मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने शायद मतलब कहते हैं ना कोई अच्छे इंसान मिलते हैं तो तभी मेरे को कोई मिला। तो मैंने कम 1000 रुपये टोकन में मेरे को घर मिला। उसके बाद में मैंने जॉब चेंज की। उसके बाद में मैंने नया घर खरीदा। तो उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में मुझे बाबा मिला। तो बाबा मिलने के बाद में अंदर की जो विशेषता है वो बाबा ने बाहर निकाली। क्रिएटिविटी, स्किट लिखना, पोएम लिखना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और बाद में 2 साल पहले मुझे और एक ट्यूटर मिला, कोई एक पर्सन मुझे मिला जो डिवाइन अपने जैसे डिवाइन है, ब्रह्मा कुमारी नहीं। थैंक यू। आई थॉट के सब कर। थैंक यू। हाँ जी। तो ऐसे सबके जीवन में फेलियर्स आए होंगे और फेलियर ने एक रास्ता बंद किया, पर उससे बेटर कुछ जो उस समय शायद बेटर नहीं लगा लेकिन बाद में चल के उससे बेटर कुछ निकलता है ना। हाँ जी। ओम शांति। सो 4 लाइन, जैसे पहला चैलेंज मेरे लिए था मेरा जर्नी 10th to MCA। सो आज आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो था गरीबी, पुअर, मनी। लेकिन स्ट्रेंथ था कि अपने अंदर की दृढ़ता था। और रिजल्ट है आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बाबा के घर में सेवाएं देता हूँ सरेंडर के। सेकंड प्रॉब्लम था वहाँ पे, जब आप ज्ञान में आते हो तो कई सारे इशू जाता है, इसका उसका सुनते हैं और कभी कभी ऐसे फील होता है कि भाई ये लाइफ सही है, वो लाइफ सही है। वो एक चैलेंज था। लेकिन जब प्राप्तियों को देखे तो पता ही नहीं चला कब हम आके पोजीशन में पहुँच गए। और धीरे धीरे जब नेक्स्ट लेवल में आए, वहाँ पे एक हर्डल्स आया। जब आप छोटे होकर कोई बड़े काम करते हो तो बड़ों के सामने आते हो तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ पे अपना धैर्य, वो जो मुझे आज 3-4 प्रोजेक्ट में शिवन के सामने रखा था और आज हम चला रहे हैं, जिसके लिए सेवा के लिए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। जैसे आज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हम लोग ये सारे मैंने इसके हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन वी हैव हॉल्स एंड ऑल, देन इट इज़ ओके। बट हम लोगों के पास कैसे पहुँचेंगे, मार्केट का सेवा कैसे करेंगे, मंदिर के पास कैसे सेवा करेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के द्वारा मैं सेवाएं करता हूँ।
जो स्पार्क हुई मेरी रिसर्च के रूप में। आज जो लास्ट स्टेप जो वो है वो मेरा पीएचडी है, जिसमें मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आगे भी करेंगे वर्कशॉप, इसलिए इसको भी यहीं पे हम समझ गए भाव क्या है ना, और कैसे हमें लोगों से भी निकलवाना है। तो अभी हम अगली वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो ग्रुप वर्कशॉप है। तो ग्रुप वर्कशॉप के लिए सबसे पहले तो ग्रुप डिवाइड करने होते हैं। ग्रुप डिवाइड करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका अभी हम ग्रुप डिवाइड करने का करेंगे। तो ग्रुप डिवाइड करने में ज़्यादा समय ना लगाएं, हमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ग्रुप बनाने में ही बहुत टाइम लग जाए और सारा टाइम उसमें निकल जाए। तो अभी अगर हमको मान लीजिए 10 ग्रुप बनाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, तो एक बारी 1 to 10 हम काउंटिंग करते चलेंगे, और जो नंबर बोल रहा है, मतलब 10 पूरा होते ही फिर जो 11th व्यक्ति है वो फिर से 1 बोलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सब बोलेंगे, और जिसने जो नंबर बोला वो नंबर उसको याद रखना है। ठीक है, तो 1, यहाँ से 10 दीदी का है, आपका 1। ठीक है, अभी पीछे दीदी, हाँ 5, 1, हाँ 10, 2, जोर से बोलना है, 8, पीछे, हाँ 8 हो गया, अब उसके इधर 9, हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, 5, पीछे 6, आपका हो गया ना, पहले आपने बोल लिया ना। अच्छा 5, 10, ठीक है, 2, पीछे 3, 7 कौन है, 7, और 8, 10, 1, सबके हाथ खड़े, नंबर तो बोलिए। कोई बात नहीं, पीछे चला गया तो पीछे से आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, जहां तक पीछे हुआ है उसके आगे का बोल लीजिए। दीदी आपका क्या था, 1, तो आपके पीछे 2, आपके इधर 3, अब आगे, अच्छा वहाँ भी 4, अभी 5, आपका 5 है दीदी, आपका 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, हो गया। अभी सब एक बार थोड़ा खड़े हो जाएंगे, सारे 1 वाले इधर आ जाएंगे, सारे 2 वाले यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रुप यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, अपने आप हम चले जाएंगे। 1, उसके बाद 2, उसके सबको पता है अपने अपने नंबर्स, अपने आप हम पहुंचेंगे। 1 नंबर सबसे आगे यहाँ, 6 नंबर सबसे आगे यहाँ, 5 नंबर सबसे पीछे वहाँ, 10 नंबर सबसे पीछे वहाँ, और फिर 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे।
2 इसके पीछे, यहाँ सबसे आगे 1, उसके पीछे 2, फिर 4, लास्ट में इधर 5, यहाँ पे 6, फिर 7, 8, 9 और सबसे पीछे 10। ओके, ठीक है। अभी जो ग्रुप में आ गए, ओके कोई बात नहीं, अभी जो ग्रुप में आ गए अब उनके साथ में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। जो जिस ग्रुप में आ गए अब हम आगे ये वर्कशॉप करेंगे। अब इस वर्कशॉप में एक बार सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी 5 आपको सिचुएशन देंगे, इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 6 की सेम सिचुएशन है, फिर ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 7 की अगली सिचुएशन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, अब ये एक प्रकार है वर्कशॉप का। आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं, डायरेक्ट केसेस भी दे सकते हैं, या अब यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें हम केस भी आपसे ही क्रिएट करवाएंगे और सोल्यूशन भी आपसे ही लेंगे। केस क्या बनाना है उसके लिए हमने 3 शब्द दिए हैं। इन 3 शब्दों के साथ में एक हमें सिनेरियो क्रिएट करना है, तो उनको भी हम ऐसे 3 केसेस देंगे। तो उन 3 केसेस से मिल करके क्या उनके माइंड में, उनके ग्रुप में किसी के साथ में क्या करंट चल रहा है, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और उस सिचुएशन के अंदर जो कुछ भी उन्होंने सुना है उसके आधार पे क्या सोल्यूशन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के आधार पे, वो उनको आपस में डिस्कस करके निकालना है। तो अभी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 6 के लिए ये 3 जो हिंट हैं वो है बॉस, डेवलपमेंट, ईगो। ये अभी दुनिया के हिसाब से लिया है। तो इन तीनों शब्द को यूज़ करके आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है और फिर उस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है स्पिरिचुअल इनपुट के आधार पे, वो आपको डिस्कस करना है। तो आप शुरू कर सकते हैं डिस्कशन। अभी उसके बाद में ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 6 का एंगर, नॉन कोऑपरेशन और बच्चों की पढ़ाई। अब ये 3 चीज़ों को यूज़ करके आपको सिचुएशन बनानी है। आप में से कोई एक लिख सकता है, ग्रुप में कोई एक व्यक्ति नोट्स ले सकता है, तो कोई भी एक व्यक्ति हो जाए जो नोट्स लेगा। ओके, तो ये 3 आप शब्द नोट कर लीजिए। हुआ? अब ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 8 कहाँ है? ठीक है, आपके लिए ये 3 हिंट हैं। आपको इन तीनों के साथ यूज़ करके एक सिचुएशन बनानी है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ओके। अब ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 9 कहाँ है? ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 9, ये आपके लिए 3 शब्द हैं, टारगेट, एक्सपेक्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपको केस भी डिजाइन करना है, उसका सोल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, नोट कर लिया? अब लास्ट ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 10, आपके लिए ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को यूज करके आपको सिचुएशन भी बनानी है और उसका सोल्यूशन भी निकालना है। ओके, ठीक है। 5 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट का समय है। ठीक है,
कौन से ग्रुप का कंप्लीट हो गया? ग्रुप 1 का कंप्लीट है। और किसी ग्रुप का कंप्लीट हुआ? और समय चाहिए? और टाइम चाहिए? 2 मिनट और, 2 मिनट और। आपका भी हो गया ग्रुप नंबर 4। आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 4 ना? ठीक है, तो 2 मिनट का समय और रखते हैं ताकि सभी ग्रुप्स कंप्लीट कर ले। ओके, अच्छा अभी सारे ग्रुप सेटल हो जाएंगे, सारे ग्रुप्स एक बारी सेटल हो जाएं। ओके, सारे अपने स्थान पे आ सकते हैं। आई होप सभी ग्रुप्स में से किसी ना किसी ने नोट्स लिए हों। हाँ? हर एक ग्रुप में से किसी ना किसी ने नोट्स लिए होंगे, आई होप, है ना। अभी वापस आ सकते हैं अपने स्थान पे, फिर एक एक करके ग्रुप्स में से जब तक दीदी आते हैं तब तक हम लोग शेयरिंग कर लेंगे। अभी रैंडमली मैं कोई भी ग्रुप का नंबर बुलाऊंगी और उस ग्रुप में से जिसने भी नोट्स लिए हैं वो व्यक्ति आकर के शेयर करेंगे, है ना। तो पहले तो आपको सिचुएशन क्लियर करनी है कि आपने इन 3 शब्दों से सिचुएशन क्या क्रिएट की, और उसके बाद फिर उस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या निकाला वो रखना है, वो शेयर करना है, ठीक है। तो 2 मिनट में शेयर करेंगे, सिचुएशन भी शेयर करेंगे
और उसका सल्यूशन भी शेयर करेंगे। 2 मिनट का समय मिलेगा। ओके, हो गया सभी का? एक बार सभी बैठ जाएं स्थान पर। एक बार सभी व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 को पहले बुलाते हैं। ग्रुप नंबर 1 से कोई आएंगे। 2 मिनट का समय है। पहले सिचुएशन आपने कौन सी बनाई और उस सिचुएशन का सॉल्यूशन। हेलो, ओम शांति। हमारा ग्रुप नंबर का 1 है बॉस, डेवलपमेंट और ईगो, अहंकार। हमारे पास एक फैक्ट्री थी, आयशर फैक्ट्री है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छी तरह से काम चल रहा था। एक नया ऑर्डर आया जर्मनी से कि हमको 5000 गाड़ियाँ चाहिए आयशर की। डेवलपमेंट की टीम ने उसको प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन इसी बीच यूनियन के जो लीडर थे उनका एक ऑब्जेक्शन आ गया कि साहब इतना काम करेंगे तो हमें तो लेबर ज़्यादा चाहिए। और बॉस का ये कहना था, जो जनरल मैनेजर का, कि पहले एक्सपोर्ट हो जाए, पैसे आएंगे तो हम आपकी बढ़ा सकते। लेकिन इस बार में उन्होंने स्ट्राइक कर दी। एक महीने का इसमें एक भाई ज्ञान में चलता था। बहन जी ने कहा कि आज गए ही नहीं, तो बहन जी को उसने बोला कि नहीं आज स्ट्राइक है इसलिए मैं गया नहीं था। तो फिर उसने बात करी अपने बॉस से। बॉस भी उसके पास ही रहता था। बोला आप बहुत शांत नज़र आते हो स्ट्राइक के बाद भी। तो वो पीथमपुर सेंटर उसको लेके गए। वहाँ उसने थोड़ा ज्ञान योग करा तो बॉस को बहुत अच्छा लगा, जनरल मैनेजर को। तो उसने कहा बहनों को भी अपनी फैक्ट्री में बुलाया कि आप यहाँ पर एक मैनेजमेंट का कोर्स कराइए। तो सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने आके किया। वहाँ की बहन जी ने, सुनीता बहन जी ने भेजे 2 बहनों को, और इस तरह से अच्छा लगा। उसमें यूनियन के लीडर भी आके बैठे। तो बहन जी ने जो 2 दिन में ज्ञान योग समझाया कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसा प्रभाव पड़ा उसका, आध्यात्मिक का वातावरण कि यूनियन लीडर को और मजदूरों को समझ में आ गया कि पहले हमको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन जब एक्सपोर्ट होगी गाड़ी तभी तो पेमेंट आएगा, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इस बात में तैयार हो गए। वहाँ का जनरल मैनेजर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी फैक्ट्री में एक जो हॉल था वो दे दिया कि यहाँ पर हमारी जितने भी लेबर और आसपास की जो फैक्ट्री है वो आके ज्ञान योग की शिक्षा लेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। और इस तरह से एक आध्यात्मिक ज्ञान से एक फैक्ट्री में स्ट्राइक भी रुक गई और प्रोडक्शन भी बढ़ गया, एक्सपोर्ट भी हो गया, लोगों की पेमेंट भी बढ़ गई। तो ये हमारे ज्ञान की महिमा है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो सारा काम ब्रह्मा कुमारियों ने किया। हमें उस सिचुएशन का, क्योंकि जब लोग करेंगे तो उनके हिसाब से आपको सोचना है कि इस सिचुएशन में कौन सी वैल्यूज़ का, कौन सी बातों को वो प्रैक्टिकली धारण करे, जिसके आधार पर फिर ये परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि उनकी बुद्धि तो वहीं चलेगी ना, वो तो सोल्यूशन नहीं निकालेंगे हम ब्रह्मा कुमारी बहन को बुला करके। तो बहुत अच्छा चिंतन किया, लेकिन वर्कशॉप का आउटकम जो एक्चुअली आएगा उस केस में वो ये नहीं होगा, है ना। वो तो दूसरी, यहाँ तो वर्कशॉप के अंदर, ये तो स्टोरी के अंदर मेजर रोल जो था, ट्रांसफॉर्मेशन का रोल, वो पीतमपुरा की, है ना, बहनों का था। तो बहनों को बहुत बहुत मुबारक है ना। ठीक है, अभी ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 से कोई आएंगे? मैं रैंडमली बुला रही हूँ ताकि, हाँ जी दी। तो ग्रुप नंबर 7 की सिचुएशन थी, हाँ अभी दीदी वो भी सिचुएशन भी बताएंगे। उनके पास नंबर 2 था। चिल्ड्रन स्टडीज। तो क्वेश्चन था कि माँ बाप आजकल बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और बच्चे भी बहुत गुस्से करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, टीवी देखते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस ऐसा कैसे, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आध्यात्मिक हम यूज करेंगे। तो हम अपने बच्चों को पीस का वाइब्रेशन देंगे, बच्चों को कोऑपरेट करेंगे कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हम मन को शांत रखना है, सोमान का अभ्यास कराएंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस तरह से बच्चों को अच्छे वाइब्रेशन देंगे। साथ साथ हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे,
माँ बाप भी बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आजकल माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान देते हैं, बच्चों को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इसीलिए उनके साथ भी ध्यान देना है, बच्चों के साथ मिलना जुलना है, उनके साथ बातें करना है, आध्यात्मिकता की भी और बातें करना है और अप्रिशिएट भी करना है, तभी जा कर के बच्चे अच्छी लाइन में आ सकते हैं और उनके अंदर जो एंगर है ये सारा चला जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो अब इस चीज़ का सल्यूशन जैसे अगर प्रैक्टिकली वो लोग करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, तो अच्छा बताया कि हमें क्या करना चाहिए, कि ये सिचुएशन हमारे सामने है, हम अगर पेरेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए ना, इस तरह से। तो बहुत अच्छा। अभी अगला ग्रुप नंबर 6, अच्छा 6 की तो सिचुएशन 1 वाली थी, एक मिनट, 1 वाला तो एक हमने किया, अभी दूसरा देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, अच्छा 2 वाली 7 वाली थी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, हाँ जी। ग्रुप नंबर 3 के बाद में ग्रुप नंबर 9 तैयार रहेंगे, और ग्रुप नंबर 9 के बाद ग्रुप नंबर 5 तैयार रहेंगे। ओम शांति। हमारा ग्रुप नंबर 3 है, तो हम सब साथियों ने मिलकर, हमारा प्रॉब्लम था फ्रस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और हेल्थ। तो ये एक स्टोरी है एक फैमिली की। तो उस फैमिली जो बच्चा होता है वो एक्चुअली बहुत एक्टिव होता है, बट सडनली उसकी स्कूल टीचर ऑब्जर्व करती है कि वो बहुत डल हो गया है, कि वो बहुत मतलब नॉन पार्टिसिपेटिव टाइप ऐसा हो गया। तो वो टीचर उसको एक दिन बुला के पूछती है, क्या हो गया है तुमको, वाई आर यू सो डल नाउअडेज। तो वो बोलता है कि मेरी एक विश है, आई हैव अ विश एंड दैट विश इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। तो वो उसकी टीचर पूछती है, क्या है तुम्हारी विश। तो बोलता है, मैं एक मोबाइल बन जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोबाइल। क्यों? क्योंकि तब तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब वो टीचर ये स्टोरी सुनती है उसको बहुत हैरान होती है, और अब उसके माँ बाप को बुला के पूछती है कि आपका बेटा सोचता है कि वो मोबाइल बन जाएगा ताकि आप दोनों थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये बच्चे का फ्रस्ट्रेशन था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। तो और मम्मी पापा का वर्शन ये होता है कि हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा थके हुए आ जाते हैं, तो घर आते ही बीवी जो है वो अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है, और पति जो होता है वो अपना नेटफ्लिक्स OTT इसमें एक्टिव हो जाते हैं, कि दोनों समझते हैं कि वो सब उनको रिलैक्स करते हैं। लेकिन नतीजा फलस्वरूप यह होता है कि फैमिली में कम्युनिकेशन ख़राब हो गई, तो फैमिली रिलेशनशिप मतलब हेल्थ ऐसे ख़राब हो गई, और फिर ओबेसिटी भी आ गया। अब खाना बनाने का टाइम नहीं है तो हर दिन बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो उससे डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब हो गया। अब समय पे सोते नहीं हैं, तो सुबह उठ के ना योगा कर सकते हैं ना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जिस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को वो लोग यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका पूरा हर तरीके का हेल्थ उनका ख़राब हो गया। तो नाउ अब ये चेंज करते हैं, शायद ऐसा ही कोई सेशन अटेंड किया होगा या फिर यूट्यूब में सुना होगा कहीं पर भी। सो नाउ द होल फैमिली यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी एज अ वे टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। तो दे पुट लाइक टाइमली रिमाइंडर्स कि मुझे हर 1 घंटा अपने आप को शांत करना है, ताकि पेरेंट्स दोनों घर आते वक्त वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करके नहीं आएंगे। हर मिनट, जैसे जस्ट अ मिनट मेडिटेशन हमने ये सेशन में सीखा वैसा। और रिमाइंडर्स भी रखते हैं कि हमको पानी पीना है, और दोनों स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, उससे पता चलता है कि वो हर दिन कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके उनका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। और फिर अपनी बच्ची के साथ वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं कि तीनों मिलकर एक टीवी देखना, दोनों मिलकर एक टीवी शो देखना, उसकी वजह से तीनों के बीच में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। और क्योंकि वो लोग सुबह उठते हैं तो स्वादिष्ट खाना घर में बनाते हैं, तो उससे उनका फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। सो दे यूज़ द सेम टेक्नोलॉजी, जो पहले अभी भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अभी वो फैमिली अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को ठीक कर रही है। तो ये हम सबका थॉट प्रोसेस था। ओम शांति। वेरी नाइस, है ना। तो यहाँ पे एक स्टोरी भी अच्छी थी, और उसका सोल्यूशन भी उसी सिचुएशन के अंदर, क्या हम उस सिचुएशन को एज अ सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बताया, बहुत अच्छा। अभी उसके बाद में ग्रुप नंबर 9 था। ग्रुप नंबर 9 में से कौन आ रहे हैं? ग्रुप नंबर 9 में से किसने नोट किए बातें?
अच्छा रेडी नहीं है तो ग्रुप नंबर 5 आ जाइए। ग्रुप नंबर 9 सोच के रखिएगा कौन। ग्रुप नंबर 5 भी रेडी नहीं है। 4 वाला तो अभी हुआ मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, 9 की जगह पे फिर 4 आ जाए। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 5 ठीक है, 5 आ जाइए। 10 अच्छा ठीक है, 10 आ जाइए। और 9 की जगह पे फिर कोई बात नहीं, आप कराइए, आप बताइए। और 9 की जगह पे ग्रुप नंबर 4 रेडी रहेंगे फिर। ओम शांति। ग्रुप नंबर 5 हमारा जेलेसी, डिसीजन मेकिंग और डिफरेंस इन ओपिनियन, ये 3 थे। तो हमने कुछ इस तरह डिस्कस करके निकाला कि एक जैसे कंपनी है, एक कंपनी में 2 फ्रेंड्स काम कर रहे हैं और उस कंपनी ने एक सीनियर है उसमें, एक जूनियर है, परंतु कंपनी ने सुपरसीड करके जूनियर को प्रमोट कर दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। और प्रमोशन के कारण क्या है कि जिसका प्रमोशन हुआ उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी फ्रेंड है उसका, और जिसका नहीं हुआ उसको भी दिक्कत नहीं। परंतु जो स्टाफ है, स्टाफ ने उसको नेगेटिवनेस भर भर के, जो दोस्त है उसका, उसको ये कहा कि तुम एबल थे, तुम्हारा प्रमोशन होना था पर तुम्हारी जगह इसका प्रमोशन कर दिया, और इस तरह से उसको बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रमोशन उसका क्यों दे दिया। तो इस सिचुएशन में अलग अलग ओपिनियन आने से वो भी थोड़ा नर्वस हो गया, परंतु उसका दोस्त जो था उसने इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, उस हिसाब से उसने एक बहुत ही पॉजिटिव रहते हुए अपने फ्रेंड को विशेष दी और एक ब्लेसिंग भी दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं। तो उसके प्रति जो नेगेटिवनेस थी वो उसने नेगेटिवनेस ख़त्म कर दिया, और उसके बाद में उसके पॉजिटिवनेस की वजह से उस दोस्त का भी बाद में प्रमोशन हो गया, और वो दोनों अच्छी तरह से दोस्ती उनकी बनी रही। तो जेलेसी भी नहीं रही। और एक हमारा जो इसमें यह है कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे, और काम के प्रति अपनी सिंसियरिटी रखेंगे तो अपने आप रिजल्ट परमात्मा देगा ही देगा। धन्यवाद। इस स्टोरी में डिफरेंस इन ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग क्या था? इस सिचुएशन के अंदर जेलेसी तो समझ में आई, लेकिन डिफरेंस इन ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग स्पष्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये तो अभी हम एक अपने आपस में ही कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग करेंगे उस चीज़ को तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो सिचुएशन बननी चाहिए थी वो बने, और सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन थियोरेटिकल या स्टोरी नहीं हो सकता। अगर आपके सामने कोई ये सिचुएशन रखे तो आप उसको इस सिचुएशन में क्या सलाह देंगे, वो है सोल्यूशन। मान लीजिए ठीक है, ऐसा हो गया कि जो जूनियर था उसका प्रमोशन हो गया, और जो जिसको होना चाहिए था उसमें किसी ने मतभेद पैदा कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका था। तो ऐसे में अगर आप वो जूनियर हैं तो आपका व्यवहार और आपको क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल तरीके से, और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसका नहीं हुआ प्रमोशन और किसी का और का हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। तो इट इज़ एन एडवाइस। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको उस पूरी सिचुएशन को कंक्लूजन तक लेकर के आना है जिसमें कि ऐसा सुलझ ही जाए, लेकिन हमें उनको वो एडवाइस देनी है। तो इसका पूरी वर्कशॉप का लक्ष्य क्या है कि हम उनको वो एडवाइस पहले तो हम उनसे ही निकलवाएं कि आपने जो सुना उसके आधार पे सल्यूशन लेने के लिए व्हाट शुड बी द एक्शन। तो एक्शन डिस्कस ज़्यादा करना है, क्योंकि रिज़ल्ट आप अभी से नहीं बोल सकते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। इट इज़ एन एडवाइस। ओके, तो ये ग्रुप नंबर 10 था, यानी कि 5th सिचुएशन थी। अभी ग्रुप नंबर 4 या 9 में से कोई भी आ जाए। ग्रुप नंबर 4 में से कोई आना चाहते हैं?
आ जाइए। आपका कौन सा ग्रुप है? 4, आ जाइए। ओम शांति। तो हमारे हिसाब से जो टॉपिक था कि टारगेट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो जैसे कि आज दुनिया में सब अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही एक हस्बैंड जो है वो बैंक में सर्विस करते हैं और बहुत सारा ज़्यादा टाइम उनका ट्रैवलिंग और बैंक में जाता है, अपने काम में जाता है, इसलिए वो अपने बच्चे और वाइफ को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो हस्बैंड जो होता है उनका टारगेट है कि बहुत कुछ पैसा कमाना है, तो प्रमोशन लेना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन इस कारण बहुत मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो एक दिन आता है, बच्चा कहता है अपने मम्मी से कि मम्मी, सभी के मेरे जो दोस्त थे वो बाहर घूमने जाते हैं अपने पापा मम्मी के साथ, लेकिन हमारे साथ मैं तो कहीं पर भी नहीं जाता हूँ क्योंकि पापा तो कभी टाइम दे नहीं पाते हैं और आप उनके कारण इतनी उदास रहते हैं कि आप भी मुझे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर उसकी मम्मी को लगता है कि नहीं, अगर ठीक है वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं बाहर घूमने जाती हूँ। तो वो 1 हफ्ते का प्लान बनाते हैं, वो कहीं टूर पे जाते हैं। तो उसी दौरान जो हस्बैंड है उनकी तबीयत ख़राब हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उस समय पास में कोई नहीं है, तबीयत इतना ख़राब होता है, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं, पानी देने के लिए भी कोई नहीं है साथ में क्योंकि बच्चे और वाइफ बाहर गए हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जिस पैसे के लिए, जिस पद के लिए मैंने अपना मतलब मेरा टारगेट ये बन चुका था, वो पैसा भी मेरे पास है और हो सकता है वो पद भी मैं पा लूँ, लेकिन जीवन का वो जो समय चला जा रहा है, पैसा तो मैं पा लूँगा, पद तो मैं पा लूँगा, लेकिन अपनी फैमिली से मैं कितना दूर चला गया हूँ। आज मैं इतना बीमार हूँ, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो मेरे इतने नज़दीक है, मेरी फैमिली है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो उसको वो रियलाइज़ होता है, देन वो जो सलूशन निकलता है, उसने अपने जीवन का जो क्राइटेरिया है उसने बदल दिया कि मुझे अब मेरा समय बच्चे और बीवी के साथ देना है, चाहे पैसा जितना भी आए लेकिन खुश रहना है जीवन में। नहीं तो दूरियां इतना बढ़ गई है कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पास में कोई नहीं है। तो थैंक यू। तो जैसे अब इसमें एक और ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमने अभी ये वर्कशॉप की तरह ही एक दूसरी एक्टिविटी होती है रोल प्लेज। रोल प्लेज किसी ने किए हैं कभी? रोल प्लेस किए हैं? बहुत कम। तो रोल प्लेस में क्या होता है, वहाँ भी आप उनको कोई सिचुएशन बताते हैं, उस सिचुएशन को और उसके सल्यूशन को वो एनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक रोल प्ले हो रहा है तो पूरी टीम मिल करके अलग अलग किरदार, जैसे अभी आपने एक स्टोरी बनाई सिचुएशन की, उस स्टोरी में आप ये बनोगे, आप ये बनोगे, वहाँ पे उसको स्टोरी फॉर्म में ही, सल्यूशन को भी स्टोरी फॉर्म में ही डिपिक्ट करते हैं, रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये जो वर्कशॉप है इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? एक्शन आइटम्स बताना, कंक्लूजन बताना नहीं। तो यूजुअली जो भी वर्कशॉप्स होते हैं उसमें हम उनका मंथन करवाते हैं कि आपको अगर ये सिचुएशन दी जा रही है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अप्लाइंग वॉट एवर यू हैव लर्नड। जो आपने सुना है उसमें से कौन सी बातें आपको ऐसी लगती हैं जिसको अप्लाई किया जाए तो सिचुएशन में बेटर हो सकता है। ये लक्ष्य मोटा मोटा वर्कशॉप का है। तो ऐसे ही हम लोग सेंटर पे भी कुछ वर्कशॉप्स करें ताकि हमको और ज़्यादा इजीली क्लैरिटी हो जाए वर्कशॉप का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए उसका। ओके, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन है? जब तक दीदी आ रहे हैं तब तक हमारे पास 5 मिनट और है ना, तो जब तक दीदी आ रहे हैं तब तक अगर आपको कुछ, तो अभी हमने रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप देखी और अभी हमने ग्रुप डिस्कशन वर्कशॉप देखी। ऐसे ही रोल प्लेस भी हम करा सकते हैं।
तो रोल प्लेस भी एक अच्छा तरीका है उसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जैसे अभी हमने 5 मिनट में डिस्कस कर लिया या 10 मिनट में डिस्कस कर लिया, रोल प्लेस में आपको उनको प्रिपेयर करने के लिए अच्छा टाइम देना पड़ेगा, 15-20 मिनट का समय देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना समय है तो आप ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको एक एक सिचुएशन दे सकते हैं जिस पर सोल्यूशन उन लोगों को आकर के एक एक्ट के, एक ड्रामा के रूप में, छोटे सी एक रोल प्ले के रूप में उनको दर्शाना होता है। वो भी एक अच्छा तरीका है। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? वो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक करके बताते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी जो लास्ट था उसी को लेते हैं, टारगेट, एक्सपेक्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे मान लीजिए जो सिचुएशन उन्होंने बनाई थी कि उसमें जो कमाने वाला है उसका एक बहुत हाई टारगेट है, उस हाई टारगेट के चलते वो टाइम नहीं दे पा रहा अपनी फैमिली को, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहा, उस कारण से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलती है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में है ना, जिसका जो टारगेट रखने वाला है, पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से हमें जो समझ में आया कि आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट तो रखना अच्छा है कि अल्टीमेटली मुझे ये पाना है लाइफ में, लेकिन उस लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ में शॉर्ट टर्म टारगेट भी रखने चाहिए, ताकि वो शॉर्ट टर्म टारगेट हम अचीव करते जाएं तो एकदम से हमारे ऊपर एक बहुत बड़े टारगेट का बोझ नहीं होगा। दिन भर हम उस बहुत बड़े टारगेट के बोझ तले नहीं दबे रहेंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव करते जाएंगे तो हमारा भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा और उस शॉर्ट टारगेट के बाद में हमारे पास अगला टारगेट के लिए थोड़ा सा समय हो जाएगा, जिस समय पे हम अपने आसपास वालों को भी, वो भी एक टारगेट है हमारा टारगेट केवल प्रोफेशनल नहीं हो सकता, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और अगर इसमें हम फैमिली की साइड में देखें तो फैमिली का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बस इतनी नहीं कि दूसरा अंडरस्टैंड करे कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं भी अंडरस्टैंड करूं कि दूसरे जीवन में क्या लक्ष्य लेके चल रहा है। तो अगर हमारे जीवन में जो भी वो कर रहे हैं, कर तो फैमिली के लिए ही रहे हैं, तो उनके टारगेट में हमारा भी एक टारगेट समाया हुआ है। बस हाँ ये है कि उनका टारगेट बहुत बड़ा है, मे बी हमें वो सब नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब उस व्यक्ति के प्रेशर को हमें समझना है, उस अनुसार हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हिंट दिया। अभी आदरणीय दीदी हमारे बीच में